शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आपके लिए 11th इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 3 पार्टीशन वैल्यूज लेकर। हेलो एवरीवन, मैं हूं समृद्धि पुरोहित और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्टीशन वैल्यूज। लेट्स रिकॉल, आर यू फेमिलियर विद द वर्ड एवरेजेस? हमें पता है एवरेज क्या होते हैं, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए, लेट्स से 7, 8, 9, 10, अगर हमें ये सब नंबर्स दिए हुए हैं और उनका हमें बोला जाए एवरेज निकालो, तो क्या करेंगे? 7, 8, 9, 10 इन चारों को प्लस कर देंगे और अपॉन कर देंगे 4। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, अगर 5 नंबर्स लिए हैं तो अपॉन 5 करेंगे, 10 नंबर्स के लिए अपॉन 10, तो वो हो गया हमारा एवरेजेस। देन कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा? इंडिविजुअल सीरीज यानी जो भी हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा 7, 8, 9, 10 था, तो अगर हमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है एक सीरीज में, तो वो हो गई एक इंडिविजुअल सीरीज। वहीं अगर एक टेबल बना हुआ है और उसमें ये 7, 8, 9, 10 दिया है प्लस उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 2, 3, 5, 7, तो वो हो गया डिस्क्रीट डेटा। और वहीं अगर हम बात करें कंटिन्यूअस डेटा की, तो उसमें ऑब्जर्वेशंस क्लास वाइज डिवाइडेड रहते हैं। जैसे अगर डिस्क्रीट डेटा में 20, 30, 40, 50 दिया रहेगा, तो कंटिन्यूअस डेटा में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20-30 ऐसा ऐसा दिया रहेगा। वो हम अभी क्वेश्चंस में देख लेंगे। देन नेम द पोजिशनल एवरेजेस दैट यू हैव प्रीवियसली स्टडीड। ये पोजिशनल एवरेजेस के लिए इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है। पोजिशनल एवरेज मतलब हमारे मीन, मीडियन और मोड। अरिथमेटिक मीन यानी सेम टू सेम, एवरेज उसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन, और उसके लिए ये ऐसा ऐसा फॉर्मूला है। मोड यानी कि मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देन मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू। तो इन तीनों में से जो मीडियन है वो एक पार्ट है हमारे चैप्टर के नाम का, यानी पार्टीशन वैल्यूज का। क्योंकि मीडियन क्या करता है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम बस इसी पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। क्या क्या? ये एक फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला है, बस ये 2 फॉर्मूले इस पर ही हमें फोकस करना है। और जैसे यहाँ पे मीडियन क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, इसलिए यहाँ पर 2 है। जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे 4 पार्ट्स, 10 पार्ट्स और 100 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के बारे में, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 4 आ जाएगा फॉर क्वार्टाइल्स एंड 10 आ जाएगा फॉर डेसाइल्स, और 100 आएगा जब परसेंटाइल फाइंड करने बोलेंगे। वैसे ही ये भी 2 वैसा सेम टू सेम है। क्वार्टाइल्स के टाइम पे यहाँ पे 4 लिखना है, डेसाइल्स के टाइम पे यहाँ पे 10 लिखना है, और परसेंटाइल्स के टाइम पे यहाँ पे 100 लिखना है। तो एक्चुअली बस अगर ये 2 फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं ना, तो इस चैप्टर के 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के वगैरह सब क्वेश्चंस अपनी पॉकेट में जम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके थियरी पार्ट के साथ। इंट्रोडक्शन। द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। कहीं भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाए व्हाट इज पार्टीशनिंग, तो क्या लिखना है? इट इज अ प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा, डेटा को डिवाइड करना है इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर के भागों में। और वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यूज। जो वैल्यूज ये पार्टीशन करने में हमारी मदद करती हैं, यानी हमें जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करने हैं उस डेटा के, वो करने में हमें जो वैल्यूज काम आती हैं वो होती है हमारी पार्टीशन वैल्यूज, जिसका फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर ऊपर देख लिया, मीडियन। इन क्लास 10 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। हम मीन, मीडियन, मोड पढ़ चुके हैं। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि एक प्रकार का पार्टीशन वैल्यू है। इन द डेटा व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमेशा याद रखना है। क्या? कभी भी कोई भी इंटरप्रिटेशन करने से पहले उस डेटा को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना है, फिर चाहे हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं या डिक्रीजिंग में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव एज वेल एज बिलो इट। उसके ऊपर, उसके नीचे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगे, है ना। मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 50% ऊपर, 50% नीचे। Like median, quartiles, deciles and percentiles are also called partition values since they divide the given set of observations into equal number of parts. ठीक है, वही जो मैंने बताए थे, मीडियन जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, क्वार्टाइल्स जो 4 पार्ट्स में, डेसाइल्स 10 पार्ट्स वाले एंड परसेंटाइल्स फॉर 100 पार्ट्स। इन जनरल दे आर रेफर्ड टू एज फ्रैक्टाइल्स। इन सब पार्टीशन वैल्यूज को हम फ्रैक्टाइल्स भी बोल सकते हैं। पार्टीशन वैल्यूज फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव क्यों? क्योंकि ये डेटा को एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर हम एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसकी फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज इस प्रकार की थी, लार्ज थी, स्मॉल थी, उनमें कितनी वेरिएबिलिटी थी, कितने चेंजेस हो रहे थे उनमें। देन सेकंड और थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट से इस तरह से अलग थे। ऐसे कर करके हम एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, उस गिवन डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स।
इसलिए वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. इन द फोर्थकमिंग चैप्टर सच एज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, स्टूडेंट्स विल गेट एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस. जैसे पॉपुलेशन चैप्टर में उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का चार्ट देके रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज देके रखा है, पॉवर्टी देके रखी है, स्टेट वाइज पॉवर्टी देके रखी है. तो इन चीज़ों को हम इकोनॉमिक डेटा बोलते हैं, जिसका हम एनालिसिस करेंगे यूजिंग पार्टीशन वैल्यूज. देन ये ग्रीन बॉक्स देख लेते हैं. डू यू नो statistics? Professor Prasanta Chandra Mahalanobis, an Indian statistician, was instrumental in formulating India's strategy for industrialization in second five-year plan, which later came to be known as Mahalanobis model. हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इंडिया का, उसने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. एंड उस टाइम पर प्रोफेसर महालनोबिस ने स्टैटिस्टिक्स यूज कर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसे हम कहते हैं महालनोबिस मॉडल. देन दो डेटा सेट्स को कंपेयर कैसे करना है वो उन्होंने उनके महालनोबिस डिस्टेंस के जरिए बताया. इसके साथ में उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड दिया कॉल्ड फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस. हमने यहाँ बाजू में देखा था ना फ्रैक्टाइल्स. तो यानी ये जो पार्टीशन वैल्यूज हैं उनको ग्राफ वर्जन में कन्वर्ट किया, ऐसे ग्राफ्स बनाए उनके, एंड देन उसका किया एनालिसिस. तो ऐसे कई सारे ग्राफ्स बनाए एंड देन उनको कंपेयर किया, तो हमें एक एनालिसिस मिल गया जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस, व्हिच कुड बी यूज्ड टू कंपेयर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. जैसे ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में हम बना सकते हैं ना कि एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई. देन हम सर्वे कंडक्ट करवाकर वहाँ पे हैप्पीनेस लेवल कितना बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कितना बढ़ा, वो सब अलग अलग एरियाज का कंपेयर कर सकते हैं. तो इसलिए क्योंकि प्रोफेसर महालनोबिस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट के फील्ड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीसी महालनोबिस के बर्थ डेट को यानी 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे का नाम दिया है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पर. नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज. अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक फैमिली का, तो उस फैमिली में कौन से एज ग्रुप से रह सकते हैं. 7-8 ईयर्स के वहाँ पे चिल्ड्रन रह सकते हैं, देन 30-32 के पेरेंट्स रह सकते हैं, एंड 56-60 के वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स रह सकते हैं. तो अगर हम इनकी एज का टोटल करें तो वो आता है 193. इस फैमिली का अगर हम एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज एज आएगी 32.17. क्या ये 32.17 देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे 7-8 ईयर्स के भी लोग हो सकते हैं या 60 ईयर्स के भी लोग हो सकते हैं? कहाँ 32 और कहाँ 60, 28 ईयर्स का गैप है. तो ऐसी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं आउटलायर्स. द डेटा कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द लोअर साइड एंड ऑल्सो ऑन द हायर साइड इन मैग्नीट्यूड. सच वैल्यूज आर नोन एज आउटलायर्स. क्योंकि हम उनका एवरेज देख के इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि इस डेटा में कितने छोटे और कितने बड़े ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड हैं. The average used for such data often misinterprets its representative value. है ना. अगर हम किसी इंसान को बस ये वैल्यू दें और इंटू 6 करें तो उसको लगेगा कि 32 या 30 ईयर्स के लोग रहेंगे 6. बट उससे ये वाला ग्रुप रिप्रेजेंट हो पाया क्या बराबर से? नहीं. इसलिए टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन जनरली पार्टीशन वैल्यूज लाइक मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर यूज्ड. एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टूडेंट के स्टडी आवर्स का. समझिए स्टूडेंट ए है जो साल भर कुछ नहीं पढ़ता, बस जब एग्जाम आती है तब वो जी जान लगा के 14 घंटे पढ़ लेता है, एंड बाकी टाइम कुछ आधा 1 घंटा बहुत, उससे ज्यादा बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना. एंड वहीं एक स्टूडेंट बी है जो कंसिस्टेंटली 3 आवर्स पढ़ता है. तो ऐसे केस में अगर हम स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी का एवरेज स्टडी आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम आएगा. बट वहीं अगर हम यूज कर ले पार्टीशन वैल्यूज, यानी एक स्टूडेंट की जनवरी टू मार्च तक की पढ़ाई फर्स्ट क्वार्टर, देन अप्रैल टू जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर थर्ड क्वार्टर एंड अक्टूबर टू दिसंबर फोर्थ क्वार्टर. तो जब हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से फेज में ज्यादा पढ़ाई की. अगर वो एग्जाम के फेज में ज्यादा पढ़ाई कर रहा है यानी वो स्टूडेंट ए है, और अगर वो पूरे टाइम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है तो यानी वो स्टूडेंट बी है. इस तरह हम स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में डिफरेंस कर सकते हैं, राइट. हम दोनों की मेहनत कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ऐसे वक्त में हमारे काम आते हैं पार्टीशन वैल्यूज. ऑलवेज रिमेंबर Q2 is equal to D5 is equal to P50 is equal to मीडियन. मीडियन यानी क्या? जिसके ऊपर 50% वैल्यूज रहे और नीचे भी 50% वैल्यूज रहे, जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो वैसे ही Q2 के ऊपर 2 पार्ट्स हैं एंड Q2 के नीचे 2 पार्ट्स हैं. D5 के ऊपर 5 पार्ट्स हैं, D5 के नीचे 5 पार्ट्स हैं. P50 के यानी परसेंटाइल 50, डेसाइल 5, क्वार्टाइल 2, इन सब के ऊपर भी 50% वैल्यूज हैं एंड नीचे भी 50% वैल्यूज हैं. अच्छा, ये 2, 5, 50 याद कैसे रखेंगे? ये देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं तो हम अपने इकलौते पार्टीशन वैल्यू को कंसिडर करते हैं. देन क्वार्टाइल रहता है तो 4, उसका हाफ कितना रहता है 2, तो Q2, 10 का हाफ 5 तो D5, 100 का हाफ 50 तो P50. इस तरह ये वैल्यूज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. यू शुड नो एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स इन इकोनॉमिक्स.
Quartiles are used in the study of all types of financial information concerning economic data, income data, stock data, sales, survey data, etc. कई सारी चीज़ें क्वार्टरली करनी रहती हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी का बिजनेस है तो आपने देखा होगा कि मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। मीन्स क्वार्टरली अपना डेटा रिटर्न फाइलर को सेंड करते रहते हैं। तो ऐसा सब जो इकोनॉमिक डेटा रहता है, इनकम का डेटा, हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है उसका डेटा, सेल्स कितनी हुई, और जो भी हमने सर्वेस कंडक्ट करवाए वो सब कुछ क्वार्टरली होते हैं, इसलिए उनमें क्वार्टाइल्स यूज किया जाता है। इनकम क्वार्टाइल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस अमंग इंडिविजुअल इनकम ग्रुप्स कॉज्ड बाय इकोनॉमिक चेंजेस सच एज वेज फ्लक्चुएशंस एंड इन्फ्लेशन। जैसे अभी कोरोना टाइम्स आया था तो उसमें क्या हो रहा था, लोगों की वेजेस में फ्लक्चुएशन हो रहा था। मोस्टली लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था एंड उनकी सैलरी कम की जा रही थी और इन्फ्लेशन हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। तो इन सब चेंजेस की वजह से इनकम ग्रुप पे क्या अफेक्ट हुआ। एक तरफ कुछ ऑक्यूपेशंस की, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की इनकम बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ कई इनकम ग्रुप्स की इनकम कम भी हुई। तो ये जो इनकम में फ्लक्चुएशंस हुए, जो चेंजेस हुए, वो हम मेजर कर सकते हैं क्वार्टाइल्स से। देन क्वार्टाइल्स करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा वर्क, बट जैसे जैसे हमारा स्कोप बढ़ता जाता है हम यूज करने लगते हैं डेसाइल्स which have wide application in finance and economics. Government uses deciles to study the level of economic inequality. यही कि पर्टिकुलर एरियाज, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का मान लें, वहाँ पे इनकम्स कितनी ऊपर नीचे हुई एंड फाइनली लोगों के पास में कितने पैसे बच रहे हैं। देन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन। आजकल के ज़माने में लोगों को कितना खर्चा लग रहा है अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, वो हो गई पॉवर्टी लाइन। अगर उनके पास उतना थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर करने का पैसा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, अगर उतना भी नहीं है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन होने पे उन्हें राशन कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। देन ड्रॉट कंडीशंस, एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हुई तो वहाँ कितना अकाल पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए, वहाँ ग्रेन्स की कमी हुई, वाटर की कमी हुई। देन डेसाइल्स इन्वेस्टमेंट्स में भी यूज होते हैं, पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स में। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैसे, हम एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे रहते हैं। समझो मेरे पास में अगर 10,000 है तो वो मैं या तो सिर्फ बजाज फाइनेंस में डाल सकती हूँ या फिर मैं वो म्यूचुअल फंड्स में डाल सकती हूँ, जो कई सारे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करके उन्हें अलग अलग फंड्स में, 10 अलग अलग फंड्स में हमारे पैसे इन्वेस्ट करेगा, जिससे लॉस होने का रिस्क कम हो जाएगा। समझो उसमें से 2-4 कंपनीज कोई लॉस में भी जा रही हो तो भी कोई ना कोई तो प्रॉफिट में जाएगी, जिससे हमारा पैसा डूबने का चांस कम हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है ये म्यूचुअल फंड्स, जिनमें कुछ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है। परसेंटाइल्स आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स। जैसे हमारी जो मार्कशीट बनती है वो कैसी रहती है, परसेंटेज में रहती है। हेल्थ इंडिकेटर्स, अगर आपने किसी की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वगैरह ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उनमें भी कई सारी चीज़ें परसेंटेज में दी हुई रहती हैं। हाउस होल्ड इनकम, वेल्थ, परसेंटाइल वेजेस, पूरे हाउस होल्ड के पास, पूरे घर के पास कितनी टोटल इनकम आई, कितनी वेल्थ इकट्ठी हुई, कितने वेजेस हैं, वो सब भी हम परसेंटाइल्स द्वारा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम परसेंटाइल्स को बेंचमार्किंग और बेसलाइन पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसलाइन इज अ मिनिमम और स्टार्टिंग पॉइंट यूज फॉर कंपैरिजंस। यानी अगर हमारे पास में 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, तो उन दोनों को हम किस मिनिमम बेसिस पे कंपेयर करेंगे, वो हमारा आ जाएगा बेसलाइन पे। वैसे ही बेंचमार्किंग मतलब अ मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज एटसेट्रा एंड देयर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। जैसे आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम तो सुना होगा। उसमें दुनिया के अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग फील्ड्स में बेंचमार्क्स क्रिएट करते हैं, यानी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। जैसे ये जो 2 ए और बी कंपनीज हैं हमारी, अगर वो कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनके प्रॉफिट्स में, उनके गुडविल में, उनके प्राइसेस में, उनकी पॉलिसीज में, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट्स, हर चीज में कंपैरिजन रहेगा। अब ऐसे में अगर कोई बाहर की कोई एमएनसी कंपनी आ जाती है तो उसकी अपनी गुडविल, अपनी स्ट्रेटेजीज रहेंगी। मे बी उसके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बन रहे थे उससे किसी एस्पेक्ट में बेटर हो, या टाइम के साथ इंप्रूवमेंट्स करते करते अगर किसी एक कंपनी ने किसी एस्पेक्ट में कोई रिकॉर्ड बना दिया, कोई बेंचमार्क क्रिएट कर दिया, तो वो बाकी की कंपनीज के लिए एक टारगेट बन जाएगा कि हाँ हमें भी उतना प्रॉफिट कमाना है एंड ऑफ कोर्स उससे ज्यादा कमाना है। तो फिर उसमें वो लोग क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल्स का इस्तेमाल करेंगे कि अगर कंपनी ए 100 यूनिट्स प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी बी अभी फिलहाल 80 यूनिट्स प्रॉफिट कमा रही है, तो उसे 20 और यूनिट्स का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो उसे 80 से 100 पहुंचने तक के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स कितने बड़े होंगे ये हम मेजर कर पाएंगे यूजिंग पार्टीशन वैल्यू नेम्ड परसेंटाइल्स। जैसे अगर मेरा गोल है कि मुझे 95% मार्क्स लाने हैं एग्जाम्स में, तो मैं पहले क्या करूंगी, अपनी जर्नी को डिवाइड करूंगी पार्ट्स में कि हाँ उसके लिए पहले मुझे ये वाला चैप्टर कवर करना है, इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इसका कम है तो उसको लास्ट के लिए रखेंगे। तो इस तरह हमें पार्टीशन वैल्यूज काम आएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल पार्टीशन वैल्यूज के साथ। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स यानी क्या, जिनके 4 पार्ट्स हों।
Quartiles are values of data which divide the whole set of observations into 4 equal parts. 4 बराबर के भागों में डिवाइड करता है. There are 3 quartiles. आप सोचेंगे 4 पार्ट्स तो फिर 3 quartiles कैसे? ये देखिए, अगर हमने एक रोप ली है और हमें बोला जाए इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो हम कितनी बार उस रोप को कट करेंगे? 1, 2 एंड 3. Q1, Q2 एंड Q3, जिससे हमें मिल जाएंगे 4 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3 एंड 4. तो ये जो 3 क्वार्टाइल्स है वो डिवाइड करते हैं डेटा को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले उस डेटा को अरेंज करना है और उसके बाद में हम ये Q1, Q2 और Q3 यानी 3 क्वार्टाइल्स में उसे डिवाइड करते हैं. फिर उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है. इसके बाद में है हमारे पास में 2 फॉर्मूले. जी हाँ, आपने सही सुना, बस 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं हमें. उसमें से भी ये वाला फॉर्मूला तो ईजी है, जिसमें जैसे क्वार्टाइल्स में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो अपॉन 4 है. जब डेसाइल्स आएगा तो 4 की जगह पे 10 आ जाएगा और परसेंटाइल्स में 4 की जगह 100 आ जाएगा. बस उतना सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है. और इस फॉर्मूले में ये जो हाईलाइटेड पार्ट है in/4, वो हम फॉर्मूले में डालने से पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वार्टाइल की क्लास फाइंड करनी पड़ती है. ये क्लास वगैरह क्या है ये हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर इंडिविजुअल एंड अनग्रुप डेटा. इंडिविजुअल यानी कि जैसा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, सब कुछ लाइन से दे दिया, 40, 85, 84 ऐसे लाइन से जब डेटा दिया हुआ है वो इंडिविजुअल डेटा हुआ. और जो सेकंड वाला इन्होंने क्या बोला है, इंडिविजुअल के अलावा अनग्रुप डेटा. अनग्रुप्ड यानी कि जिसमें बस टेबल बना हुआ है लेकिन सिंगल सिंगल नंबर्स दिए हुए हैं. जैसे ये देखिए, ये वाला जो डेटा है इसमें हमें सिंगल सिंगल नंबर्स दिए हैं, यानी x दिया हुआ है और उनकी फ्रीक्वेंसीज बताई हुई है f. और इस फ्रीक्वेंसी को जब हम उनका टोटल करते हैं, एक एक करके उनका टोटल करना है, मतलब हर स्टेप पे टोटल करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट वन तो 6 है तो एज इट इज लिख दिया, तो 6 + 8 गिव्स अस 14, 14 + 9 गिव्स अस 23. ऐसे करते करते हम अपने एन तक यानी हमारे टोटल तक पहुंच जाते हैं. फिर ये जो दूसरा फॉर्मूला है वो है ग्रुप्ड डेटा या फिर कंटिन्यूअस डेटा के लिए. तो ग्रुप डेटा क्या है वो भी देख लेते हैं. ऐसा जिसमें क्लास दी हुई है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसी जब क्लास दी हुई है यानी ग्रुपिंग की हुई है ना, 20 से लेके 30 तक के सारे सेंटीमीटर्स इस ग्रुप में आते हैं, तो वो हो गया ग्रुप डेटा. और कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि 20 to 30, 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है, इसलिए वो कंटिन्यूअस डेटा है. तो इस तरह हमें यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक इंडिविजुअल और अनग्रुप डेटा के लिए दैट इज I × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है ग्रुप या फिर कंटिन्यूअस के लिए L + IN/4 - CF/F × H. H यानी हाइट कितनी है. जैसे वो हमारे ग्रुप डेटा में 20 to 30 था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी 30 - 20 दैट इज 10, तो H आ गया 10. और 20 to 30 की क्लास में छोटा नंबर कौन सा है? 20, तो 20 हो गई वहां की लोअर लिमिट L. और I यानी ये जो यहाँ पे Q1 फाइंड कर रहे हैं तो 1 आएगा, Q2 के लिए 2 आएगा, Q3 के लिए 3 आएगा. और वैसे ही जैसा ऊपर वाले फॉर्मूले में था, यहाँ पे 4 है, अपॉन 4 है, वैसे यहाँ पे भी ये अपॉन 4 डेसाइल के केस में अपॉन 10 हो जाएगा और परसेंटाइल के केस में अपॉन 100 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के. इंडिविजुअल डेटा यहाँ पे हमें फाइंड करने बोला है इन्होंने Q1 और Q3 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स एज गिवन. तो यहाँ पे हमारे पास में डेटा है. फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको इन असेंडिंग ऑर्डर. उन्होंने वहाँ पर दिया है असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी में भी लगा सकते हैं, पर मोस्टली सब लोग असेंडिंग ऑर्डर ही प्रेफर करते हैं. तो हमने अरेंज कर दिया 40, 45, 55, 64, 65, 68, 69, 82, 83, 84, 85. तो हो गई ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज 11. इन सबको काउंट किया, आ गया 11. देन ऊपर हमें फॉर्मूला दिया था ना, QI = साइज ऑफ IN+1/4 ऑब्जर्वेशन. तो वही यहाँ पे किया है Q1. तो 1 के लिए साइज ऑफ यहाँ पे 1 है जो उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 सेम ही रहता है. तो n+1/4 ऑब्जर्वेशन. फिर नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस स्टेप में n+1 था, तो यहाँ पे हम लोग 11 + 1 का डिफरेंस करेंगे. सिर्फ n की जगह पे हमने 11 सब्सटीट्यूट कर दिया. देन 11 + 1 कितना आएगा? 12. तो यहाँ पे आ गया 12/4 ऑब्जर्वेशन. उसके बाद 12/4 कितना होता है? 4 3s are 12, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन. लेकिन यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है, हमें साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन मिला है, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन इस लिस्ट में कौन सी है अरेंज करने के बाद में वो होएगा हमारा एक्चुअल आंसर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 55 हुआ हमारा Q1. गेटिंग इट? वैसे ही हम फाइंड करेंगे Q3. Q3 में क्या है? अभी I की जगह हमने 3 रख दिया, तो 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सो Q3 = साइज ऑफ 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन. 3n+1/4. देन Q3 = साइज ऑफ 11 + 1. सेम स्टेप किया, n की जगह पे 11 रख दिया और कुछ डिफरेंस नहीं किया पूरे में. देन कम्स 11 + 1 कितना होता है? 12 होता है, हमें पता है, हमने लिख दिया. तो इसका आंसर आ रहा था थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो 3 एज इट इज, और यहाँ वाला 3 एज इट इज.
और ये 12/4 भी 3 आ गया, तो 3 into 3 gives us 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन इतना करके भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है, ये बात हमें याद रखने की है। मैंने भी फर्स्ट टाइम यही किया था, Q1 इक्वल टू 3rd ऑब्जर्वेशन, Q3 इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन, कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला। अगर तुमको आउट ऑफ नहीं चाहिए तो एग्जाम में जाके थियरी वाला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या वेल ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको जो कंफर्टेबल हो वो करना चाहिए। मुझे मैथ्स इजी लगता है क्योंकि हर स्टेप में हम बस एक एक चीज डिफरेंट करते जा रहे हैं और बस वो फॉर्मूला याद रख रहा है, एंड वी आर डन। तो चलिए हम आ गए ऑब्जर्वेशंस की तरफ। हमें 9th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 83 इज आर 9th ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, 9th ऑब्जर्वेशन यानी Q3 हमारा आ गया 83। इस तरह हमारा फर्स्ट सम सॉल्व होता है, Q1 55 एंड Q3 83। वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि कहानी में आया है एक ट्विस्ट। तो सबसे पहले पिछले सम की तरह हम लगा देंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में, लगा दिया तो 17 18 19 ब्ला ब्ला ब्ला, एन आ गया हमारा 10। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q3 फाइंड करना है, इसलिए साइज ऑफ 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बस n की वैल्यू बदल देंगे एज 10, तो न्यूमरेटर में हो गया 10 + 1 दैट इज 11/4, और 3 को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो वी गेट 3 × 11/4। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने से 3 × 11 33/4 ऑब्जर्वेशन। अब आ गए हमारे जीवन में पॉइंट महाशय 8.25। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 8.25 है यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन तो पूरा ही है, तो हमारा Q3 8th ऑब्जर्वेशन से बड़ा ही रहने वाला है, इसलिए हम सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक डेसिमल के पहले का, दूसरा डेसिमल के बाद का। तो डेसिमल के पहले का 8th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन एज इट इज, फिर प्लस ये 0.25 है और यहाँ का 8 जा चुका है, तो बचा क्या, 0 प्लस 0.25। ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम जानेंगे कि हमारा Q3 8th ऑब्जर्वेशन से कितना बड़ा है। जैसे अगर ये नंबर लाइन है तो हम इसमें एक एक बढ़ाते जाएं, एक फर्स्ट डिस्टेंस पे यहाँ, सेकंड पे यहाँ, ऐसे करते करते एक अगर हमारे पास में ऐसी नंबर लाइन है और उस पर हमने सब नंबर्स प्लॉट कर दिए, तो ये देखिए इन सब में डिस्टेंस और उन नंबर्स के बीच का गैप अनइवन है, पहले 0.5 से बढ़ा, फिर 0.7 से, कभी 0.8 से। तो जब हम ऐसे डेटा का सामना करते हैं तब हमें इस प्रकार का मेथड यूज करना पड़ता है, यानी जो 8th ऑब्जर्वेशन से जस्ट एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, यानी 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे हमें आंसर मिले 0.8 या 2.5, जो भी आंसर आएगा वो हमें मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। क्यों, क्योंकि पहले हमारा आंसर आया 8.25, अगर यहाँ पे 8.35 आंसर आता है तो हम 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 8th ऑब्जर्वेशन की जगह 31 लिख दिया, 9th ऑब्जर्वेशन हमारी 32 है, माइनस 8th ऑब्जर्वेशन दैट इज 31, फिर 32 माइनस 31 किया तो आंसर आ गया 1, और 1 यानी नंबर इटसेल्फ, तो 31 + 0.25 गिव्स अस 31.25, इसलिए हमारा Q3 आ गया 31.25। फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसा तो चलेगा, लेकिन पहले जब तक हमारे फॉर्मूले में, हमारे आंसर में साइज है, तब तक हमें आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे 8.25 को फाइनल आंसर कंसीडर कर लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप वाइज मिलेंगे तो 1-2 ही मार्क्स मिलेंगे, पर ये सम 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट यानी कि इंडिविजुअल वाला डेटा, इसमें भी सेम पहले वाला ही फॉर्मूला यूज होने वाला है इंडिविजुअल डेटा जैसा, मगर ये अनग्रुप्ड है, तो इसलिए उसमें वो L+HF वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। पिछले सम में और इस सम में बस इतना फर्क रहने वाला है कि हमें यहाँ पे CF कॉलम बनाना रहेगा, जिसमें हम हर स्टेप में अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल करते रहेंगे। तो देखिए पहले जो हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल था उसको हमने वर्टिकल फॉर्म में कर लिया, पहले सारे x लिख लिए, फिर सारे f लिख लिए, और अब उस फ्रीक्वेंसी की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी 6 एज इट इज, देन 6 + 8 गिव्स अस 14, 14 + 9 23, 23 + 12 35, 35 10 45, 45 8 53 एंड 53 6 59। तो n यानी हमारा टोटल आ गया 59 का, इसको हम लिख देंगे अलग से और आगे बढ़ेंगे हमारे आंसर की ओर। तो क्या है, Q1 = साइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन, सेम टू सेम पहले वाला ही फॉर्मूला यूज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में n की जगह पे 59 सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन वी हैव 59 + 1 दैट इज 60/4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन। अब हमें इस्तेमाल करना है वो CF का कॉलम। कैसे, ये देखिए 15th ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर आया, राइट। तो 15th ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि 15th ऑब्जर्वेशन से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है। यहाँ पे 14 तो 15 से छोटा है, देन 23 ये 15th ऑब्जर्वेशन से बड़ा है, यानी 15th ऑब्जर्वेशन लाइज बिटवीन 14 एंड 23, तो इसलिए हमारा CF आएगा 23। यहाँ पे लिख देते हैं 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 23, हेंस क्वार्टाइल वैल्यू 6 लाख। ये कहाँ से आया, 23 के सामने वाली वैल्यू लेंगे 6, और ये दी गई है लाख रुपीज में, तो इसलिए हमारा Q1 लाई करेगा 6 लाख रुपीज वाले स्लैब में।
क्लियर। 15th ऑब्जर्वेशन 14 और 23 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम लोग 23 के सामने वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। वैसे ही जब हम फाइंड करेंगे Q3 तो इसमें फॉर्मूला लेंगे सेम 3n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, तो n की जगह पे रख देंगे 59, आ गया 59, 59 + 1 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60/4 हमने पहले भी किया था, 15 आता है, और यहाँ पे 3 एज इट इज, तो 3 × 15th ऑब्जर्वेशन गिव्स अस 45th ऑब्जर्वेशन। तो चलिए देखते हैं 45th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ रहा है। CF के कॉलम में हमें सेम टू सेम 45 मिल रहा है, तो हम 45 के जस्ट सामने वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी 10 लाख रुपीज। दैट मीन्स कि हमारा Q3 लाई करेगा ₹10 लाख वाले स्लैब में, Q1 6 लाख, Q3 10 लाख। इस तरह हमने 2 पार्ट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं कंटिन्यूस डेटा पे। कंटिन्यूस डेटा के टाइम पे इन्होंने स्टेप्स भी बता दिए। पहला स्टेप क्या रहेगा, ऑफ कोर्स अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर उनकी ये हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दो। फ्रीक्वेंसीज लिख दी तो उन फ्रीक्वेंसी का स्टेप वाइज टोटल करते जाओ, यानी CF फाइंड करते जाओ। देन फाइनली फाइंड कर लो तुम्हारा टोटल, यानी कि n, एंड देन हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसी के हिसाब से हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल क्लास। पर क्योंकि ये कंटिन्यूस क्लास है, इसमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। स्टेप 1 में हमें ये जो in/4 वाला पार्ट है ना, ये हमें पहले से फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वार्टाइल की क्लास फाइंड करनी है। तो Q1 के केस में वो कैसा रहेगा, 1n/4, तो 1 हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला आ गया n/4th ऑब्जर्वेशन। वहीं Q3 के लिए 3n/4th ऑब्जर्वेशन, और Q2 हमारा इक्वल आ जाता है टू मीडियन, क्योंकि 50% ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर होते हैं, 50% उसके नीचे, तो वो आता है 2n/4, लेकिन 2 2 4 होता है, इसलिए 2 1 2 2 ऐसे करके हम लोग यहाँ पे 1n/2 आ जाता है, तो 1 कैंसिल कर देंगे, और Q2 की क्लास फाइंड करने के लिए हम n/2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देन ये रहा हमारा महा फॉर्मूला, L यानी कि लोअर लिमिट, in/4 यानी जो हमने क्लास फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया वो सेम फॉर्मूला, माइनस CF। अब ये जो यहाँ वाला CF है ना, वो है लेस देन CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। यानी जैसे हमने जो लास्ट सम किया ये वाला, वहाँ पे Q3 में 45 हमें एज इट इज डिट्टो सेम मिल गया था ना, राइट, ये 45 है। अगर ये कंटिन्यूस क्लास का सम होता, यानी 4 to 5 लाख, 5 to 6 लाख, ऐसे अगर ये दिया हुआ होता, तो हम 45 से छोटा नंबर यानी 35 कंसिडर करते। गेटिंग इट? जो भी क्लास हमें मिली है, क्वार्टाइल क्लास जो मिली है, उससे एक पहले वाली क्लास कंसिडर की जाएगी। देन n है हमारा, जो हम CF का कॉलम टोटल करेंगे तो मिलेगा, वो यहाँ पे डाल देना है, एंड F यानी कि CF वाले कॉलम की, मतलब जो हमें क्वार्टाइल क्लास मिली ना, से अगर हमें Q1 की क्लास मिलती है 30 to 40, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हमारी यहाँ की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 30 to 40 में 20 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम F की जगह पे 20 लिखेंगे, और H यानी क्या, H यानी हाइट, यानी 40 - 30 करेंगे तो कितना आएगा, सबकी हाइट सेम ही रहने वाली है, 60 to 50, यानी 60 - 50 करेंगे तो 10 आएगा, इसलिए हमारा H 10 आने वाला है इस सम के लिए। और अगर क्लास 30 to 40 है तो L की जगह पे आएगा 30। अंडरस्टूड? चलिए फर्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हैं, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेबल को कर लेंगे वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट। तो फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज हमने बना लिए। देन F मिल चुका है, तो CF फर्स्ट वाला तो एज इट इज 7 आ जाएगा। देन दिस 7 + 20 gives us 27, 27 + 17 gives us 44, 44 + 6 gives us 50, तो n हमारा आ गया है 50। देन Q1 फाइंड करने के लिए n/4th ऑब्जर्वेशन, यानी 1n/4, तो n यानी कि 50, 50/4 दैट गिव्स अस 12.5। ये टेबल वाले सम में पॉइंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस वहाँ पे वो कौन से CF में लाया करता है वो फाइंड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 27 है, 7 तो 12.5 से छोटा है, तो 27 में ये वाला लाई करेगा, बिटवीन 7 and 27, तो हम कंसिडर करेंगे 27 को, इसलिए इस क्वार्टाइल की क्लास हो गई 30 to 40। गेटिंग इट? अच्छा है, हमने जो एग्जाम्पल लिया था वही सेम इसकी क्लास निकल आई। तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट हो गई 30 की, फ्रीक्वेंसी है 20, ये देखिए सर्कल किया हुआ है। देन CF है हमारा 7, कैसे हमें यहाँ पे लेस देन CF कंसिडर करना है। देन n = 50, ये वाला 50 लिया, और H = 10, कहाँ से आया, 40 - 30 करने से 10 आ गया। अब इसको डाल देते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला एज इट इज, Q1 = L + n/4 - CF अपॉन F × H। L प्लस ब्रैकेट में n/4 - CF अपॉन F × H, ठीक है, -CF अपॉन F है, n/4 हमने जो क्वार्टाइल क्लास फाइंड की वो यहाँ पे L प्लस है और × H है, ऐड करना है L को, मल्टीप्लाई करना है H को, तो जो भी वैल्यूज है सब्सटीट्यूट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में बस 50/4 को सॉल्व किया, तो आ गया हमारा 12.5, 12.5 - 7 करेंगे तो मिल जाएगा 5.5। फिर हमने सोचा 10 को अकेला नहीं छोड़ेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 से, दैट गिव्स अस 55।
55 अपॉन 20 करने से हमें मिल जाएगा 2.75। कैसे आएगा ये देखिए, यहाँ पे पूरा डिवीजन मैंने करके रखा है। तो 30 प्लस 2.75 गिव्स अस 32.75, इसलिए हमारा Q1 आ गया 32.75। ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे Q3 के लिए। पहले क्या करना है, क्वार्टाइल की क्लास फाइंड करनी है। उसके लिए Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3 इंटू n हमारा है 50, तो इतना सब्सटीट्यूट करके रख दिया बस। फिर हमने किया 3 इंटू 50, दैट गिव्स अस 150। 150 अपॉन 4 करने से हमें मिलेगा 37.5। तो वापस से जाएंगे CF वाले कॉलम में। 37.5 कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 27 एंड 44। तो 37 से बड़ा है 44, यानी कि इस क्वार्टाइल की क्लास हो गई 40 to 50। Q1 30 to 40 में था, वैसे Q3 40 to 50 में है। इस क्लास की लोअर लिमिट हो गई 40, क्योंकि 40 छोटा है। देन F यहाँ का आ गया 17, 44 के सामने वाला। CF हम लेंगे लेस देन CF, तो वो आ जाएगा 27, एंड N हमारा 50 है ही, और H हमारे पास में 10 है। सब कुछ फॉर्मूले में डालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, L प्लस 3n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L प्लस इंटू H, 3n अपॉन 4 से हमने क्वार्टाइल क्लास फाइंड की, माइनस CF अपॉन F। फिर क्या किया, हर जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करती। L 40, ये रीचेक कर लीजिए, सब जगह वैल्यू सही डालिए ना। हाँ भाई डालिए। CF 27 लिखा, N 50 लिखा है, H को 10 लिया है, और F को 17 लिया है, L 40 लिया है, सब बराबर है। फिर 3 इंटू 50 कितना होता है, 150, और 150 अपॉन 4 37.5 हमने इस स्टेप में निकाला था, तो हमने वो वापस से निकालने के कष्ट नहीं किए, हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 37.5, और 37.5 माइनस 27 एज इट इज अपॉन 17, बाकी सब कुछ एज इट इज। 40 प्लस 37.5 माइनस 27 करेंगे तो आएगा 10.5 अपॉन 17 इंटू 10 और प्लस 40। 40 प्लस ये 105 कहाँ से आया, जो 10 बाहर था उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10.5 इंटू 10 गिव्स अस 105 अपॉन 17। इसको हम बड़ी मेहनत से करेंगे डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा 6.18। फिर हम करेंगे 40 प्लस 6.18 गिव्स अस 46.18। ठीक है, तो इस तरह हमने इस पार्ट में हमारे क्वार्टाइल्स का पार्ट पूरा देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डेसाइल्स और परसेंटाइल्स भी देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग टू। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आई होप उनको भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। एंड रेडी रहिए कल शाम 5:30 बजे। ओके, थैंक यू सो मच।